हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स लाना शुरू कर दिया है जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग योर मिड टर्म एग्जाम, जो आपके दिवाली के पहले जो एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, उसकी तैयारी कराने के लिए। तो स्टार्ट कर चुके थे। साइंस का एक चैप्टर हो चुका था रिवाइज करा के, बहुत ही फास्ट तरीके से हम कराते हैं क्योंकि इसका नाम हमने क्या रखा है, रिवीजन क्रैश कोर्स RCC। तो इसमें रिवीजन करा रहे हैं और वो भी क्रैश कोर्स तरीके से, यानी एकदम फास्ट तरीके से कि 25-30 मिनट के अंदर हम एक पूरा चैप्टर को रिवाइज करा देते हैं। जो टॉपिक्स होते हैं उसको पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज करा देते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बोल सकता हूं या फिर बोलना चाहता हूं कि RCC जो है, नाम से आपको पता चलेगा कि ये रिवीजन क्रैश कोर्स है। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको यार पूरा कंसेप्ट समझना है ना, जिसको पहले से कुछ आता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसने उस टॉपिक को पहले से नहीं समझा है, तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। क्योंकि यहां पे आपको मैं चीज पढ़ाऊंगा लेकिन फास्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। तो हो सकता है जिन्होंने पहले से बहुत सारी चीजें पढ़ के रखी है, हमारे वीडियोस देख के रखे हैं या फिर कहीं से भी उन्होंने नॉलेज इकट्ठा करके रखा है, तो उनको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लोग को नहीं पता है, पहले से उन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की है, तो ये उनके लिए शायद हो सकता है बहुत ही फास्ट जाए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जितने भी पहले के जो वीडियोस अवेलेबल है, जो हमने लेक्चर्स बना के रखे हैं, हर एक चैप्टर्स को जो हमने पढ़ा रखा है, हर एक डिटेल में कंसेप्ट के हिसाब से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस, उसको पहले देखो, फिर आके ये RCC देखो, तो ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो मैथ्स साइंस सभी के लिए स्टार्ट है। आपके छोटे भाई बहन को भी रिकमेंड कर देना कि 7th 8th के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सभी को बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अच्छे से मार्क्स लेकर आओ और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हो तो 2-3 चीजें जरूर से कर लेना। क्या है? टेलीग्राम हमारा ग्रुप है जिसमें आप लोग को अपडेट्स, जिसमें आपको वीडियो की लिंक्स, अगर किसी चीज का नोटिफिकेशन नहीं गया तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे एक टेलीग्राम का ग्रुप है, बस ज्वाइन करने जाके, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा ऐप है खुद का, उसको भी जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और इंस्टाग्राम को जरूर से मुझे फॉलो कर लेना ताकि सोशल मीडिया पे भी हम कनेक्टेड रहे और आप मुझसे जुड़ सके, बातें कर सके। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज हमारा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। तो ये वर्क एंड एनर्जी क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब ये चैप्टर को अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो 2 चीज इसमें दिए हुए हैं, एक है वर्क, एक है एनर्जी। अब ये वर्क क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, मान लो कि ये मेरे पास क्या है, एक रिमोट कंट्रोल है। ठीक है ना, ये रिमोट कंट्रोल आपको दिख रहा है। अब ये रिमोट कंट्रोल को मैंने क्या किया, उठा के यहां पे रख दिया, फिर यहां से मैंने इसको उठाया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं। तो जब मैं काम कर रहा हूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें इंवॉल्व हो जाती है। तो वो क्या चीजें इंवॉल्व है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज जो हमें पढ़ना है वो है दोस्तों हमारे लिए वर्क। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, वर्क क्या डेफिनेशन क्या होता है कि वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी तरीके का फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम लोग क्या कह सकेंगे कि कुछ काम हुआ, यानी वर्क इज सेट टू बी डन। जैसे मैंने एग्जांपल अगेन दिया, ये मेरे पास क्या है, रिमोट कंट्रोल है। अब मैं क्या करता हूं, ये मेरे हाथ पे ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, मैंने उठाया और इसको अपने ये वाले हाथ में ले लिया। तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे इस रिमोट कंट्रोल को, दिख रहा है आपको सबको रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल को मैंने इस हाथ से उठाया। तो जब मैं इसको उठा रहा हूं तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि विदाउट फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, मोशन वाले चैप्टर में, अगर दुनिया में कोई भी चीज को मूव करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। करेक्ट है, जैसे हमारा पृथ्वी भी घूम रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है हमारा सोलर सिस्टम में, दैट्स व्हाई घूम रहा है, खुद की ग्रेविटी है हमारी अर्थ की, तभी घूम रही है। कोई भी चीज ऊपर जाता है तो नीचे आता है, ग्रेविटी मतलब हर तरीके से कोई फोर्स काम कर रहा होता है। तो यहां पे भी अगर मैं अपने हाथों का एक फोर्स लगाया और इसको अपने ये वाले हाथ में रख लिया, तो हुआ क्या कि पहले एक तो फोर्स लगा और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि क्या हुआ, ये मार्कर, ये रिमोट, ये एक जगह से उठ के दूसरे जगह गया। तो मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, एंड फोर्स अप्लाई करने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी ऐसा होता है कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं दोस्तों वर्क डन, यानी कि कुछ काम हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ काम कर जाके, अब कुछ काम कर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हो सकता है। आप यहां से उठा के कुछ चीजें कर रहे हो, घर पे झाड़ू मार रहे हो, पोछा मार रहे हो, वो भी आपके लिए काम है। आप कंपनी में जाके जॉब कर रहे हो तो वो भी आपके लिए काम है। जो मैं बोल रहा हूं कंटिन्यूअसली और आपको सिखा रहा हूं, ये भी एक वर्क है, क्योंकि यहां पे मेरा फोर्स लग रहा है, क्योंकि मेरे को ताकत लग रहा है ना जोर से बोलने के लिए। मैं कंटिन्यूस इतना फटाफट 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 बोल पा रहा हूं, आप लोग के साथ बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा फोर्स हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स निकल रहा है अंदर से, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो गया कि यार मेरी बातें आप तक पहुंचे, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक तरीके का वर्क डन हुआ। तो दुनिया में जितनी भी टाइप की चीजें हैं वो सभी चीज क्या करती है, वर्क डन करती है, बिकॉज ऑफ उसमें फोर्स लगता है और उसका होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा वर्क डन का, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर फोर्स जो है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर वर्क हमको करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला हमारा बहुत ही सुंदर सा बन जाता है कि वर्क को W लिखते हैं, फोर्स को F लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S लिखते हैं।
ये मल्टीप्लाई को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला हो गया, W इज इक्वल टू F इंटू एस। समझ में आया? वर्क का डेफिनेशन क्या है, क्या होता है वर्क, बहुत ही साधारण सा डेफिनेशन है, फॉर्मूला क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो कि वर्क जो है उसका यूनिट होगा, जैसे हर चीज का एक यूनिट होता है। यूनिट मतलब क्या कि हम कितना डिस्टेंस गए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं 1 किलोमीटर गया, तो किलोमीटर इज नथिंग बट द यूनिट। तो वी ऑल नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। तो यूनिट ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, वर्क जो होता है दोस्तों, इसका यूनिट की अगर बात करें तो जनरली दो टाइप का यूनिट है। एक है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका यूनिट बनाएंगे कैसे, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि यूनिट को सिर्फ रट्टा ही मारा जाए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट बना भी सकते हो। कैसे? वी नो दैट कि W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और S मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर, एंड इसी न्यूटन मीटर को जूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एक ही नाम है, जूल वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने अपना नाम दिया था जूल, जिसको कैपिटल लेटर J से डिनोट किया जाता है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि वर्क का यूनिट क्या है, तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, जूल बोल सकते हो। अगर आपने न्यूटन मीटर भी बोला तो भी काम चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो जूल, किलो जूल, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। लेकिन ऐसा यूनिट पूछा तो जूल बोलना है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो आप बोल सकते हैं जूल। अब एक और सिस्टम होता है, जैसे आपको पता है सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, वैसे एक सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर, यानी कि जो फोर्स होता है वो फोर्स को डाइन लिखा जाता है। ठीक है, अब वो डायन नहीं है, ये डाइन है, दैट एक नाम है ये। ठीक है, तो डाइन और ये सेंटीमीटर क्या होता है आप जानते ही हो। ठीक है, तो डाइन सेंटीमीटर सीजीएस में क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर। तो डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर को एक नाम से डिनोट किया जाता है, जिसको बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। तो अगर आपको कोई पूछता है एसआई यूनिट तो जूल आ गया, आपको पूछता है सीजीएस तो अर्ग आ गया, ERG अर्ग। और अर्ग क्या होता है, दैट इज नथिंग बट डाइन सेंटीमीटर। समझ में आ गया? वैसे ही कुछ कन्वर्जन्स है जो आपको याद रखने की। 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁵ डाइन, यानी कि 1 न्यूटन का मीनिंग होता है 10⁵ डाइन। याद रखना, क्योंकि नॉर्मली फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, किसमें, एसआई में, लेकिन सीजीएस में उसका यूनिट डाइन है। मतलब 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁵, यानी कि 10⁵ मतलब कितना हो गया, 1 लाख। वन के आगे 5 जीरो लग गए, तो 1 लाख आपका क्या है, यूनिट है, मतलब ये कन्वर्जन है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और एक और यूनिट है जो आपको कन्वर्जन के तौर पे याद रखना है कि 1 जूल का मतलब होता है 10⁷ अर्ग, यानी 1 जूल में कितने अर्ग है, 10⁷ अर्ग है। यानी क्यों, 10 के आगे आप 10 को 7 बार मल्टीप्लाई करो तो उस प्रकार से आएगा चीजें। तो ये आपका हो गया यूनिट की बात। अब एक और चीज है कि मान लो कि जैसे हम लोग ने अभी बात बताया, आप लोग को क्या बताया, देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, बराबर, इसको मूव करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन मान लो कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज माय ऑब्जेक्ट, और उस पे इसको मूव करने के लिए, यानी इसको डिस्प्लेस करने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ रहा है, मेरे को यहां से एक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? यहां से मुझे क्या अप्लाई करना है, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो उसके वजह से यहां पे क्या हो रहा है कि मैं जब फोर्स अप्लाई मैं इस एंगल से कर रहा हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक एंगल क्रिएट हो रहा है। यहां पे आप देख पा रहे हो क्या क्रिएट हो रहा है, एक एंगल थीटा जो है वो क्रिएट हो रहा है। क्योंकि मान लो कोई चीज को मैं ऐसा इंक्लाइंड खींच रहा हूं या फिर धक्का मार रहा हूं, इंक्लाइंड मतलब समझता है एक एंगल पे, तो वहां पे एक एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, तो सपोज यहां पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक ऐसा लाइन खींच देता हूं इस प्रकार से, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। ये एक ट्रायंगल बन गया, और ये आपका क्या रहेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री जब बन रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा कॉस थीटा, अगर मैं लू यहां पे, यानी कि अगर मैं इसको कॉस थीटा लूं, तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। वी नो दैट साइन मतलब ओ, मैंने बताया था आपको बहुत बचपन में मतलब बहुत पहले बताया होगा, आपको नहीं पता तो याद रखना। साइन का मतलब होता है ओ, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का मतलब होता है आ, यानी ए अपॉन एच, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन थीटा का मतलब होता है ओए, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये एक ट्रिक है जो कि मैंने 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाया था, आप लोग छोटे हो तो मुझे लगा कि आपको भी मैंने बताया था। ये आपको नहीं है फिलहाल, जब आप आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे या फिर आप पढ़ चुके होंगे, ट्रिग्नोमेट्री करके चैप्टर है मैथ्स पार्ट 2 में, तो आपने ये चीज मेरे से पढ़ी होगी अगर आपने हमारे वीडियोस देखे यूट्यूब के ऊपर जो हमने बना रखे। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, ये साइड, थीटा का बाजू वाला साइड, यानी कि F1। तो एडजेसेंट साइड क्या है मेरे लिए, F1, और हाइपोटेनियस क्या है मेरे लिए, ये वाला जो कि है F। तो F1 अपॉन F हो गया, यानी cos थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F। लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं, हमको एक चीज पता है, देखो cos थीटा जो होगा यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F। लेकिन मुझे पता है कि F1 जो होता है, यानी कि जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सिंपल वाला जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, वो क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इज इक्वल टू W अपॉन S हो जाएगा। यानी कि अगर इसी फॉर्मूले को लो, क्योंकि मुझे एक पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सिंपल वाला, तो अगर मुझे इसका फोर्स निकालना है तो F1 अगर रहेगा यहाँ पे, तो F1 इज इक्वल टू विल बी W अपॉन S हो जाएगा। तो F1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, F1 के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, देखो cos थीटा इज इक्वल टू F1 के जगह पे लिख सकता हूं W अपॉन S। तो अपॉन S मतलब S नीचे आ जाएगा और नीचे F तो है पहले से ही, ठीक है। अब मैं ये F और S को इधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इज इक्वल टू W। और इसको अगर मैं सीधा करके लिख दो यहाँ पे, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा, तो ये बन जाएगा एक फॉर्मूला। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एक फॉर्मूला बन गया, यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। नॉर्मली वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई भी वर्क डन एकदम सीधा सीधा हो रहा है, देयर विल बी नो एंगल। इफ देयर विल बी नो एंगल मतलब वहां पे कोई एंगल है ही नहीं, सीधा सीधा जा रहा है फोर्स। आप धक्का मारो, जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी सीधा सीधा चलती है, ठीक है ना, इस तरह से चलती है, तो फोर्स सीधा होता है, तो वहां पे जो वर्क डन होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सीधा सीधा। लेकिन कोई वर्क डन ऐसा हो रहा है जिसमें एंगल इन्वॉल्व है, जैसे कि यहां पे एक डब्बा था, इसको खींच रहा हूं, लेकिन एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि एंगल इन्वॉल्व है, तो उस एंगल के वजह से यहां पे एक फॉर्मूले में एडिशन आ जाएगा, जो कि है cos थीटा। यानी कि अगर आपको ऐसा वर्क डन निकालना है जिसमें थीटा प्रेजेंट है, यानी एंगल प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला लगेगा, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, साथ ही में मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सादा वाला, और एंगल वाला W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा, ये वाला। समझ में आ गया। तो क्या होता है वर्क, वर्क डन क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, कैसे डिराइव किया, यूनिट क्या होता है, ये सभी टॉपिक आपको इस चीज में समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्क जो होता है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। अगर मान लो वर्क की मैं बात करूं तो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वर्क, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क, और तीसरा होता है जीरो वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कभी कभी पूछता है। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, पॉजिटिव वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। यानी कि मान लो कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि फोर्स लगा रहा हूं मैं, देखो यहां से मैं फोर्स लगाया, फोर्स यहां पे लगा रहा है, और ये फोर्स लगाने की वजह से ये ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हो रहा है। तो जब भी फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी जो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मैं कोई चीज को धक्का मार रहा हूं, फोर्स भी ऐसा लगा रहा हूं और वो आगे भी वैसे ही बढ़ रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो जो वर्क डन कहलाएगा वो एक पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि वो कोई नेगेटिव नहीं जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में तो जा नहीं रहा है। तो वो क्या कर रहा है, यहां पे हमने जो फोर्स लगाया वो क्या कर रहा है, चीजों को आगे धकेल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है। और इसमें आप देखोगे तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो एंगल नहीं बन रहा है तो यहाँ पे एंगल विल बी जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब जीरो है मेरा, ठीक है ना। आपका जो एंगल सिस्टम होता है ये 90 होता है आपका परपेंडिकुलर, तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो जीरो पे ही है, जीरो एंगल पे ही है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू जीरो यहाँ पे। तो समझ में आ गया पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो मेरा एंगल जीरो होगा, और साथ ही में हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव वर्क डन। अब इसका मतलब क्या होता है नेगेटिव वर्क डन, सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव वर्क डन का। मान लो कोई ऐसा चीज है जिसमें फोर्स जो है इस तरफ हो रहा है, लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश यहां पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि किसी भी कारणवश ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि मान लो धक्का किधर और लग रहा है, लेकिन बिकॉज कुछ नीचे ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि भैया वो उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे गियर्स वगैरह आपने देखा होगा, कन्वेयर बेल्ट वगैरह होता है, तो ये इसमें क्या होता है कि जो चीजें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स इस तरफ है, आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, यहां पे आपका एंगल बनता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका एंगल बनता है तो ये एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, तो यहां पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो अगर ऐसा होता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट वर्क डन इज नोन एज नेगेटिव वर्क डन। वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो भैया क्या कर रहा है, वो काम नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो गया। और एक तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है जीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन मतलब क्या होगा, मान लो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, ऊपर से मतलब एकदम परपेंडिकुलर सीधा सीधा फोर्स लगा रहा हूं, जैसे ये क्या दू, समझ लो ये मेरा रिमोट है, ठीक है। अब इसको मुझे मूव करना है, मतलब वर्क डन करना है, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ये मूव कर रहा है क्या, थोड़ा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्स जो है एकदम सीधा सीधा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। देखो फोर्स एकदम सीधा सीधा परपेंडिकुलर लग रहा है, तो बिकॉज ये फोर्स एकदम परपेंडिकुलर लगा तो हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं कि भैया ये अपने जगह से हिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब फोर्स एकदम सीधा लग रहा है तो ये जो था अपने पोजीशन में हिलेगा ही नहीं, ये उधर का उधर ही रहेगा। तो जब भी कोई फोर्स लगेगा जिसके वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, हिल रहा है क्या अपने ऑब्जेक्ट, अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। तो फोर्स लग रहा है लेकिन इट डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, थीटा 90 डिग्री बनाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, क्योंकि भैया फोर्स लगाने के बाद भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा है तो समझ जाना कि कोई काम ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हो गया आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। चलो इसी बीच एक न्यूमेरिकल है, इसको फटाफट से देख लेते हैं, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। देखो मैं ज्यादा न्यूमेरिकल्स एंड ज्यादा डेरिवेशन वाली चीजें इस रिवीजन में नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये रिवीजन है और रिवीजन में बहुत सारी चीजें थियरी पॉइंट ऑफ व्यू फटाफट पढ़ानी होती है। अगर आप ज्यादा डेरिवेशन, ज्यादा न्यूमेरिकल जो ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है वो देखना चाहते हो तो हमारे एक्चुअल में जो लेक्चर वीडियोस है इस चैप्टर के सर्च करोगे, अगर 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी बाय JR ट्यूटोरियल्स, तो आपको हमारे YouTube के ऊपर, मतलब कहीं पे भी सर्च करो, YouTube पे सर्च करो, आपको टॉप के 3-4 वीडियोस के अंदर ही हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, बस सर्च कर लेना आपको आ जाएगा। या तो हमारे प्लेलिस्ट है उसमें 9th स्टैंडर्ड के फोल्डर में चले जाओ, साइंस के फोल्डर में, तो आपको ये हमारे वीडियो देखने मिल जाएंगे। तो लेक्चर बाय लेक्चर 3, 4, 5, 6 लेक्चर लगे होंगे इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, हर एक लेक्चर को देखो भगा भगा के, यानी कि 1.5 की स्पीड से देख लो, आपका फटाफट कम समय में चीजों को पढ़ के हो जाएगा। फिर ये देख लेना वीडियो, फिर रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, मतलब मास दिया हुआ है m, क्या लिखना है आपको, सबसे पहले गिवन लिखना है। कोई भी न्यूमेरिकल आया तो सबसे पहले गिवन लिख देना क्या क्या दिया हुआ है। मास 20 kg दिया हुआ है, टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट 10 मीटर मतलब हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, दूरी, यानी s दिया हुआ है 10 मीटर का। हमको पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन, कितना वर्क डन होगा। मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट तो पता है लेकिन मुझे फोर्स पता है क्या दोस्तों, मुझे फोर्स नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं फोर्स निकालूंगा, और फोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, फोर्स होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी। मास मुझे पता है 20 किलो का है, ग्रेविटी मुझे पता है 9.8 होती है, या फिर 10 बोल लो, जैसा आपकी मर्जी आप ले लो। 9.81 एक्चुअल में ग्रेविटी होती है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन में 10 दिया होता है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 200, तो आपका फोर्स आ गया 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना निकाला आपने, 200 निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका वर्क डन कितना आ गया 2000। वर्क डन का यूनिट क्या होता है बताओ, अभी बताया था जूल यार, वर्क डन इज इक्वल टू 2000 जूल। तो ये हमारा आंसर आ गया, करेक्ट है, सिंपल है, बहुत इजी। हाँ अगर एक और चीज है यहां पे, अगर आप देखोगे तो आप हाइट ऊपर उठा रहे हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा, -10 ले लेना यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे -2000 जूल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो निगेटिव वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है, निगेटिव वर्क डन हो रहा है। कौन बताएगा निगेटिव वर्क डन क्यों हो रहा है, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। जो हाइट दिया है ना, टू हाइट ऑफ 10 मीटर, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जब हाइट जा रही है मतलब ऊपर जा रही है, तो ये टुवर्ड्स ग्राउंड नहीं है, टू अपवर्ड जा रही है, तो उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, तो निगेटिव वर्क डन। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, क्लियर, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको खींच रहा है ना, फोर्स तो नीचे लग रहा है, लेकिन आप उसको कहां उठा रहे हो, आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया निगेटिव वर्क डन मतलब क्या होता है कि जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप उसको लेके जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो ग्रेविटी के अपोजिट में आप ऊपर रख रहे हो ना, 10 मीटर हाइट उठा के रख रहे हो, तो कोई चीज जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी करते हो तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो निगेटिव होता है। तो इसके लिए वर्क डन भी जो आएगा वो निगेटिव ही आएगा, दैट इज -2000 जूल। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। छोटा छोटा साइन भी, मिस्टेक भी अगर आप कर दोगे तो एग्जाम में मार्क्स कटेगा, तो बिल्कुल ध्यान से करना है कि कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से। समझ में आ गया है ये चीज, ओके आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये हो गया हमारा वर्क का पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब हम चलते हैं एनर्जी वाले टॉपिक पे, मजेदार टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी मतलब ताकत, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ताकत, एनर्जी है मेरे पास, ताकत है। तो एनर्जी इज नथिंग बट इट इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या बोल रहा है कि कोई भी काम करने के, जैसे हमने वर्क पढ़ा, तो उस वर्क को करने के लिए जो ताकत चाहिए दैट इज नथिंग बट द एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए जो ताकत चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी दुनिया में काम ले लो, इवन इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं, ताकत लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स कहां से आया, एनर्जी से आया ना भैया। मेरे अंदर एनर्जी नहीं तो कहां से होगा, पंखा घूम रहा है तो कहां से आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आया। कोई खाना बन रहा है इलेक्ट्रिक पे, मतलब इस पे हीटर पे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी चालू किया तब जाके वो हीट हो रहा है ना, या फिर वो केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, जो भी बोल लो, तो सभी क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं। तो ये जो एनर्जी होता है इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, एंड इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। जैसे वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, उसी प्रकार एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल होता है। आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। यानी वर्क एंड एनर्जी दोनों का ही ऐसा यूनिट जूल होता है। इसका सीजीएस यूनिट भी अर्ग होता है, जैसे वर्क का हमने पढ़ा था। तो ये डेफिनेशन और ये क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट करके ले लेना है और ध्यान में रखना है। अगला है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि एनर्जी विभिन्न प्रकार के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलार एनर्जी, ऐसे कई सारे टाइप की एनर्जी होती है जो कि हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले
जो मेन दो टाइप की एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू द मोशन एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये हमें पढ़ना है, जो कि है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश पूछता है, या तो डायरेक्टली शॉर्ट नोट पूछ लेगा या तो आपको एक्सप्लेन करने पूछेगा, और इसके छोटे छोटे डेरिवेशन भी है। तो डेरिवेशन तो मैं नहीं आज कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेन वाले लेक्चर्स में करा रखा है, क्योंकि रिवीजन है तो रिवीजन में डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस समझाऊंगा कि चीजें होती क्या है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। क्या बोल रहा है कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके ऊपर जो एनर्जी लग रही है वो है काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको मैंने ऊपर फेंका और इसको मैंने पकड़ लिया, देखो ध्यान से, इसको मैंने ऊपर फेंका और उसको मैंने कैच कर लिया। अब आप कमेंट में करना सर गुड कैच, कमेंट में बताना, क्योंकि यार मैं क्रिकेट खेलता रहता हूं यार, मतलब अभी तो मैंने बहुत कम कर दिया, एक टाइम पे छूट गया था। अर्लियर टाइम्स में अगर मेरी बात करूं क्रिकेटिंग जर्नी की, मैं 11-12 स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। बाद में ड्यू टू सम रीजन मेरी थोड़ी शोल्डर इंजरी हो गई, अभी भी पेन होता है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में करियर पे फोकस, इंजीनियरिंग करने लगा तो पूरा छोड़ दिया था। अभी पिछले 1 साल से, वो आपको पता है ना आजकल जमाना है वो टर्फ क्रिकेट खेलने का, तो अभी मैं थोड़ा बहुत कभी महीने में 1 बार खेलने के लिए चले जाता हूँ टर्फ में। मैंने उसका कुछ व्लॉग्स बनाया हुआ है, आप जाके व्लॉग देख सकते हो मेरे व्लॉगिंग चैनल JR व्लॉग्स पे। तो चलो वो जोक्स अपार्ट, लेकिन जब मैं बता रहा था आप लोगों को, देखो मैंने ऊपर फेंका और इसको कैच किया, ऊपर फेंका और इसको मैंने कैच किया, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब भी ये ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। और ये ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई एनर्जी काम कर रही होगी, और ये जो एनर्जी काम कर रही है ये मोशन में काम कर रही है, इसीलिए ये कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड देन द एनर्जी वर्क्स अपॉन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, वो एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल क्या है, कोई भी चीज, दैट इज रनिंग बाय बाइक। ठीक है, रनिंग बाइक ले लो, फिर फ्लोइंग वाटर ले लो, पानी बह रहा है, फ्लोइंग वाटर, ये सब क्या है, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल आप अपने मन से लिख सकते हो, ये सब एग्जांपल्स है। पानी बह रहा है, नदी का पानी बहता रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी, इसका एक डेरिवेशन है, वो मैं नहीं करा रहा हूं, लेकिन ऑलरेडी मैंने करा रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो वो लेक्चर जाके देख लेना। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय एम, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यानी कि हाफ एक नंबर है, m मतलब मास, और वेलोसिटी जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर देना। तो इस तरीके से हम कोई भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है, बहुत सिंपल होता है, मास दिया रहेगा आपको, वेलोसिटी दी रहेगी, स्पीड दी रहेगी, बस फॉर्मूले में डालना और कैलकुलेट कर लेना, इजी। तो ये समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी क्या है। अब वैसे ही है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन रेस्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में, मान लो जैसे मैंने यही मार्कर का एग्जांपल दिया था, ये मेरा हाथ है, रुका हुआ है, इसके ऊपर मैंने ये मार्कर रख दिया, आप देखो ये रेस्ट पोजीशन में, मैं इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, कोई भी ताकत नहीं लग रही है इसके ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ रुका हुआ है। लेकिन ये जब रुका हुआ है ना, तो समझ जाना कि यार इसके ऊपर भी कोई एनर्जी काम कर रही है, तभी तो वो अपने पोजीशन में रुका हुआ है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में है, आराम कर रहा है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पीई बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, याद रखना। तो दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे वाटर स्टोर्ड इन टैंक, अगर एक टैंक है उसमें वाटर स्टोर करके रखा हुआ है, एक जगह रखा हुआ है, तो उसके अंदर तब तक एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे नल चालू किया तो पानी बहने लगा, तो वो तब कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगेन नल बंद कर दिया, पानी रुक गया, अब उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस प्रकार से फ्लक्चुएशन होता रहता है। वाटर स्टोर्ड इन टैंक, या फिर ट्रेन ऑन स्टेशन, एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर खड़ी है, तो वो भी क्या हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। फॉर्मूला क्या होता है इसका, याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय कितनी हाइट पे उस चीज को रखा गया है। ठीक है, दैट इज mgh हाफ mv स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करके ले लेने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा टॉपिक, एनर्जी क्या होता है, कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज अ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को बताने के पहले एक मैं चीज बताना चाहता हूं, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, मैंने पढ़ाया था, मोशन के अंदर था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू
क्या था हमने, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, दोनों को हमने देखा था, एक इक्वेशन भी बना था। उसी प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्या बोल रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। पर एनर्जी, इसका कहने का मतलब क्या है डेफिनेशन का, कि एनर्जी जो होती है वो कभी क्रिएट नहीं होती भैया, एनर्जी को कभी आप क्रिएट नहीं कर सकते, दुनिया में कोई भी एनर्जी क्रिएटेड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है और वो कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। कोई एक ऐसी ताकत है, एनर्जी जो है वो कभी क्रिएट नहीं होती, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बट वो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। इसका बेस्ट एग्जांपल यहां पे है कि मान लो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कितने सारे काम होते हैं, अब मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल देता हूं, बहुत साधारण सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। बिजली कैसे बनता है, बिजली आपको पता है बिजली कैसे बनता है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर आप 10th में जाओगे तो एक चैप्टर है पूरा, उसमें वही बताया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे, लेकिन मैं आपको एक साधारण डेफिनेशन बताता हूं। एनर्जी जो होती है, मतलब मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो तीन चीजों से बनती है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है, थर्मल पावर प्लांट में से कोयला जलाते हैं, उससे स्टीम से वो आपका टरबाइन घूमेगा, फिर आपको एनर्जी मिलती है, ये हो गया। एक नेचुरल गैस से भी मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा एक और मेथड है जिसको बोलते हैं पानी वाला एनर्जी। कौन सी वाली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बहुत ज्यादा तेजी से पानी को सप्लाई किया जाता है, टरबाइन घूमता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आपने एक पिक्चर देखा होगा स्वदेश, उसमें पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। विंड मिल होती है, विंड मिल गोल 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 घूमती है, जिसके वजह से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब मुझे एक बात बताओ कि यही चीज पूरा आपस में कनेक्टेड कैसे, ठीक है, आपस में कनेक्टेड कैसे कि मान लो विंड मिल है। अब विंड मिल का एग्जांपल देता हूं। विंड मिल में वो जो पंखा होता है गोल गोल घूमता है, जो आपने देखा है बड़े बड़े विंड मिल होते हैं, तो पंखा को कौन घुमा रहा है, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब हवा वाली एनर्जी, विंड एनर्जी घुमा रही है, पंखा गोल 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 घूम रहा है। तो वो गोल घूम रहा है, तो विंड के अंदर, मतलब जो विंड आपका एनर्जी था, जो आपका विंड मिल था, देखो मैं आपका पूरा ये चीज एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। ये आपका विंड मिल था, इस प्रकार से ही होता है विंड मिल, करेक्ट है। ये विंड मिल होती है, तीन तीन उसका ब्लेड होता है। तो जैसे मैंने बोला कि इसके ऊपर क्या लगेगा, हवा लगेगा, क्या लगेगा, हवा लगेगा। तो सबसे पहले जो चीज आएगा, देखो ध्यान से, सबसे पहले जो चीज आएगा वो आएगा विंड, विंड एनर्जी आया। विंड एनर्जी ने इस पंखे को घुमाया, तो ये पंखा घूम रहा है, तो ये क्या एक मशीन है, तो घूम रहा है, तो क्या एनर्जी आ गया इसके अंदर, एक मैकेनिकल एनर्जी आ गया। विंड एनर्जी से क्या आ गया, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी मतलब ये घूम रहा है, अब ये मैकेनिकल एनर्जी घूम रहा है, तो उसके अंदर एक जनरेटर रखा होता है, और जनरेटर के अंदर कंडक्टर और मैग्नेट्स होते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट में घूमते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यानी मैकेनिकल एनर्जी से क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर के थ्रू आपके घर में सप्लाई होंगे, और आपके घर में है फैन, आपके घर में पंखा है, पंखा आपके घर में, आपने बटन चालू किया, इलेक्ट्रिसिटी आया और आपका पंखा गोल गोल घूमने लगा, यानी फिर से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पंखा है ना, मशीन है, मैकेनिकल एनर्जी में गोल गोल घूमने लगा, और वो मशीन जब घूमेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको हवा मिलेगा, यानी फिर से आपको क्या मिलेगा, विंड मिलेगा। तो ये साइकिल आप देख रहे हो कैसा है, यानी ये घूम फिर के वही चीज हो रहा है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हवा कभी क्रिएट नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली है भैया। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉय, मतलब ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, हवा घूम फिर के हवा ही बन रहा है भैया। और कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लो, तो यहां पे क्या हो रहा है, विंड एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल में, मैकेनिकल कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल फिर से मैकेनिकल में, मैकेनिकल फिर से विंड में, और वही यही इलेक्ट्रिकल जो बीच का पोर्शन है ये किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिकल आपका हीट एनर्जी बन सकता है, आपका हीटर, आपके घर में खाना बनाने वाला हीटर होता है, बटन चालू किया, इलेक्ट्रिसिटी से आपका हीट एनर्जी मिल गया, उस पर आप खाना बना सकते हो। आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी, आपने बटन चालू किया, आपका स्पीकर चालू हो गया, आपका टीवी चालू हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, आपका ड्राई सेल होता है ना, बैटरीज वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आपका केमिकल एनर्जी, केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये रिवर्स हो सकता है। आप हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बना सकते हो, आप साउंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल बना सकते हो, केमिकल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल बना सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सोलर एनर्जी बना सकते हो, सोलर से इलेक्ट्रिकल बना सकते हो, आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। मतलब इससे क्या साबित हुआ कि भैया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये साइकिल है, घूमता रहेगा भैया, एनर्जी बनती रहेगी और ये एक दूसरे को बनाते रहेंगे, और इसी प्रकार से हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स चलता है। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो यही है एनर्जी भैया, एक दूसरे के फॉर्म में घूमते रहो, बस कभी खत्म नहीं होगा भैया। ये एनर्जी खत्म हो गया तो दुनिया खत्म, समझ में आ रहा है। तो ये चीज था एनर्जी, और उसके बारे में बहुत सारी चीजें जो हमने आपको पढ़ा दी। एक और टॉपिक है, फटाफट से देख लेते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, फ्री फॉल। देख पा रहे हो आप लोग, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, देखो मैं इसको गिरा रहा हूं, इतना हाइट पे रखा है, मैंने गिराया, धाड़ करके गिर गया, नीचे गिर गया। ऑब्जेक्ट को मैंने गिराया, नीचे गिर गया। क्यों गिरा, कौन बताएगा, बताओ क्यों गिरा। गिरा इसलिए क्योंकि ग्रेविटी ने उसको खींचा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर वो फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल होगा। अगर वो फॉल हो रहा है मतलब कोई ताकत उसको बीच में नहीं रोक रही है, हाँ थोड़ी बहुत हवा है लेकिन वो उसको रोक नहीं सकती। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिरेगा तो वो ऑब्जेक्ट को कहेंगे फ्री फॉल। टेरेस पे जाके एक बॉल होगा आपके पास, जाके छोड़ो,
नीचे गिरेगा जाके, टाइम लगता है, उसके लिए एक अलग से डेरिवेशन है जो कि ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि रिवीजन है। तो वो डेरिवेशन अगर आप देखना चाहते हो, एक फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये आप जाके देख सकते हो हमारे लेक्चर्स में इस चैप्टर के, तो वो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो बस आपको याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ग्रेविटेशनल के इन्फ्लुएंस के वजह से नीचे गिर रहा है तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। देखो नाम से ही पता चल जाएगा और क्या हो रहा है, एकदम अच्छी तरीके से फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और डेरिवेशन के लिए आप लेक्चर्स देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एक लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं पावर। पावर आप जानते हो। अब एक पावर का मतलब होता है कि वो मेरे पास बहुत पावर है, वो पावर नहीं होती दोस्तों, वो तो हम लोग बोलते हैं ताकत। तो पावर इज नथिंग बट अ टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक टर्म होता है पावर का मतलब। तो पावर का मतलब द रेट एट विच वर्क इज डन, कोई भी काम जो हुआ उसका रेट क्या है, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन T, यानी कि कितना काम हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द पावर। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके का पावर ही है कि कितना वर्क कर रहा है, वो कितने समय में कर रहा है। वर्क कर रहा है मतलब वो कितना देर तक जल रहा है, तो उसके लिए वर्क हो गया ना बराबर। तो वर्क इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टाइम, माफ करना, वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये आपको याद रखना है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल से कई सारे करा रखे हैं, आप देख सकते हो जाके लेक्चर्स। तो इसी के साथ दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज करा दिया। ये जो टॉपिक था वर्क एंड एनर्जी, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, लेकिन लेंथी है, बड़ा है, डेरिवेशन फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल्स भी है, तो अच्छी तरीके से वीडियोस हमारे जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं उसको भी आपको देखना है। और रिवीजन पढ़ के तो आपको मजा ही आ गया होगा, हर एक चीज का फ्लैशबैक याद आ गया होगा। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो को एंड करता हूं। इसी के साथ चैप्टर का रिवीजन होता है पूरा, लेकिन और भी चैप्टर्स के जो रिवीजन है वो हम लाते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं होते तब तक। तो कोशिश करते रहूंगा आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूं। तो बस हमारे साथ बने रहना, आपका सपोर्ट और प्यार जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो बस बनाए रखना। आपसे बस यही चीज का डिमांड है, वही हमारे लिए फीस है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।